हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। अभी मैं देने वाला हूं डे 9 और डे 10 का जीके जीएस का सॉल्यूशन। जो एसएससी जीडी का सेट ऑफलाइन चलता है हमारे सेंटर्स में, लगभग 300 बच्चे डेली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस सेट को लगाने के लिए, और उसका सॉल्यूशन मैं डेली ऑनलाइन अपलोड करता हूं यूट्यूब पे। तो यहाँ पे डेली सेट और डेली सॉल्यूशन मिलता है। बाकी संस्थानों में आपको एक दिन सेट और एक दिन सॉल्यूशन मिलता होगा, लेकिन हमने देखा कि टाइम कम है और सभी छात्रों को एग्जाम में अटेम्प्ट लेना ही है, तो अटेम्प्ट ले तो बेहतर तरीके से लें, इसलिए मैं डेली सेट और डेली सॉल्यूशन उसका दे देता हूं। तो चलिए आज के हम लोग पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल डे 9 का, ठीक है। आज ही मैं डे 10 भी देने वाला हूं। तो डे 9 का पहला सवाल, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन सा शासन था? देखिए ये था लक्ष्मण सेन। कौन सा था? लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन कौन था? बंगाल का अंतिम हिंदू शासक, ठीक है। और ये उसका संरक्षक था किसका? गीत गोविंद का रचयिता जयदेव का। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शाहजी को किसने पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो शाहजी को पूना की जागीर प्राप्त की थी आदिल शाह ने। किसने प्राप्त की थी? आदिल शाह ने दिया था। शाहजी कौन थे? तो आपने शिवाजी का नाम सुना होगा। उनके पिताजी थे शाहजी, ठीक है, और उनकी माता का नाम था जीजाबाई। तो ये दोनों नाम आप याद करके रखेंगे, शाहजी और शिवाजी के बारे में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था, यानी इनमें से किस अधिकारी का संबंध जो है वो ठगी के दमन से था? सबसे पहले हम लोग समझेंगे ठगी का दमन होता क्या था। 1820 से लेके 1820 से पहले का जो समय था, उस समय अंग्रेज का जब राज था हमारे देश में, तो काफी ज्यादा मात्रा में ठगी होती थी। आम लोगों को मतलब बहुत तरीके से बेवकूफ बना दिया जाता था। एक मूवी आपने देखा होगा, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, आमिर खान का मूवी आया था 2-3 साल पहले, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, वो उसी घटना को लेके रिलेट किया गया था। तो ठगी का दमन किया था किसने? तो ये एक शासक था, एक तरह से कहिए एक कर्नल था, स्लीमैन। और उस समय हमारे यहाँ गवर्नर जनरल कौन था? उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। उन्हीं का कार्यकाल था। उसी समय कर्नल कौन था? स्लीमैन। इन दोनों ने मिलकर के ठगी को समाप्त किया था। यानी आम लोग जो ठगे जाते थे, किसी भी चौक चौराहे पर लोगों को ठग लिया जाता था, जैसे आजकल साइबर फ्रॉड हो रहा है, आपके फोन से ओटीपी मांगा जाता है, फटाक से आपका अकाउंट खाली, तो वैसे उस समय पैकेट मार लिया जाता था। तो इसको अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और ये उस समय कर्नल कौन थे? स्लीमैन। तो यहाँ अधिकारी के बारे में पूछा गया तो हो जाएगा स्लीमैन, और उस समय के वायसराय के बारे में पूछा जाता तो हो जाते बेंटिंग, ठीक है। और बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को खत्म किया था राजा राम मोहन राय को साथ लेकर के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको जानकारी बहुत सारी मिल जाएगी एक प्रश्न में, तो मैं कुछ उसको भी शॉर्ट रखूंगा, और बाकी जो अधिक से अधिक जानकारी मैं संडे के क्लास में देता हूं। तो संडे के क्लास में आप लोग आना ना भूले। संडे का जो मैराथन होता है 2 घंटे 3 घंटे का, उसमें मैं इन्हीं प्रश्नों को फिर से लेता हूं और इसमें और ज्यादा डिटेल आपको बताता हूं, वैसे चीजों को जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर आए हुए हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो रिपीट होती रहती है उनको मैं जरूर बताता हूं संडे के सेशन में। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? देखिए 2 तरह के बंदरगाह होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब जिसको मैनमेड बनाया गया, अपने सुविधा के हिसाब से जिसको बनाया गया उसको बोलते हैं कृत्रिम। और जो प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जो ऑलरेडी बना हुआ है। तो कृत्रिम इनमें से कौन सा है? चेन्नई या फिर एन्नोर कह सकते हैं। चेन्नई या मद्रास का जो बंदरगाह है वो कृत्रिम है। बाकी जो आपको दिख रहा है वो सब क्या है? प्राकृतिक है। कांडला गुजरात में है, मैंगलोर कर्नाटक में है, हल्दिया आपको कोलकाता में मिल जाएगा। हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, ये जो बंदरगाह है ये सारे बंदरगाह प्राकृतिक है, ठीक है। जैसे मुंबई में एक है मुंबई बंदरगाह और एक न्हावा शोवा, ठीक है। तो न्हावा शोवा जो है वो कृत्रिम है और मुंबई वाला जो है वो प्राकृतिक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। ज्यादा नहीं, 3-4 नाम ऐसे हैं जो मतलब ये हैं कृत्रिम है और बाकी प्राकृतिक हैं। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको मैं कब दूंगा? संडे वाले क्लास में। संडे के मैराथन में आना ना भूलें, ठीक है। हर एक संडे को आपको मैराथन अटेंड करना ही होगा, तभी जाके आप एग्जाम में 100% सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? देखिए जब बजट पेश होता है केंद्र में, तो उस समय उसके बाद मतलब संसद जब सत्र चालू होता है तो उसमें बहुत सारे ये पेश किए जाते हैं, ठीक है, प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। उसमें एक प्रस्ताव आता है आपका संघीय बजट से संबंधित, ये स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव आता है, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव सभी हैं, लेकिन कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो स्थगन प्रस्ताव इसको कह सकते हैं, संघीय बजट से संबंधित है। अच्छा, कटौती भी इससे संबंधित है, ठीक है। कटौती, स्थगन ये सारे संबंधित हैं। तो खैर यहाँ पे आंसर आपका
कटौती प्रस्ताव हो जाएगा, स्थगन नहीं करके कटौती प्रस्ताव आपको आंसर दे रहा होगा। वैसे सारे प्रस्ताव जो है वो संघीय बजट से ही संबंधित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में आपको बताया था कि ये भाग 4 में आते हैं, संविधान के भाग 4 में। भाग 4 कहां शुरू होता है? तो 36 से लेके 51, आर्टिकल 36 से लेके 51 जो होता है ये भाग 4 के अंदर आता है, ठीक है। और ये पूरा जो होता है इसको डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसमें जितने भी अनुबंध किए गए हैं इन सबके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यदि कोई किसी राज्य को मन करेगा तो वो इन चीजों को लागू करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं लागू करेगा। तो इसको रखते हैं हम लोग डीपीएसपी में। तो करेगा लिया कहां से गया था? तो ये हम लोगों ने लिया था आयरलैंड से। संसद कहां से लिया था हमने? ब्रिटेन से। यूएसए से हमने मतलब पुनर्याचिका लिया था। कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था लिया था। और बाकी चीजें जो है ये आपको कहां मिलेंगी? संडे क्लास में। संडे क्लासों को पक्का आना है। और जिन लोगों ने संडे क्लास पिछला छोड़ा था हम हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमसे छूट गया था या फिर जानबूझ के छोड़ा था, उनको बहुत चीजों का हानि हुआ है, हमें पता है। युवा अवस्था में नदी निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नहीं बनाती है? देखिए युवा अवस्था में आकृति कौन सी नहीं बनाती है ये आपको जानना होगा। तो नदी की 3 अवस्थाएं होती है, एक होता है युवावस्था, एक होता है किशोरावस्था और एक होता है प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो 3 अवस्थाएं एक तरह से कर सकते हैं। जब युवा अवस्था होता नदी का, जैसे आप अभी युवा हैं तो आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि किसी चीज को तोड़ फोड़ करके एकदम रख सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ने लगेगा, आप एक समय होंगे जब मतलब ये हो जाएंगे, आपका उम्र ढल जाएगा, तब आप आराम आराम से चलने रहेंगे। और जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो एकदम ही आराम से चलेंगे, फिर आप कहीं पे काट पीट नहीं मचाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें से कौन सी आकृति नदी जो है अपनी किसमें कौन सी आकृति नहीं बनाती है? ठीक है, युवा अवस्था में। तो युवा अवस्था में नदी जो है वो एस्चुअरी नहीं बनाती है, क्योंकि एस्चुअरी जो होता है, एस्चुअरी और डेल्टा, ये नदी अपने प्रौढ़ावस्था में बनाती है। नदी की 3 अवस्था मैंने बताया। नदी जहां से चलना स्टार्ट की उसको बोलते हैं एकदम उफनते हुए, अपर्दन उसमें करती है, उसमें मिट्टी को काटती है, पहाड़ को तोड़ती है, भी आकार की घाटी, आई आकार का घाटी, ये सब बनाता है कब? जब नदी शुरुआत में चलती है। उसके बाद जब नदी समतल पे बहने लगती है तो वो कुछ चीजों को लेकर के आपस में बहने लगती है। और जब नदी का प्रौढ़ावस्था आता है, मतलब जहां गिरने वाली होती है, वहां पर जाकर उन चीजों को जमा करती है। तो नदी जब अरब सागर में गिरती है तो वहां एस्चुअरी बनाती है, और वही नदी जब बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है तो वहां पर डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में देखने को, ठीक है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के एरिया में देखने को मिलता है। एस्चुअरी आपको पता लगा होगा, जो नदियां अरब सागर में जाकर गिर रही हैं वो एस्चुअरी बनाती हैं। अच्छा, कैनियन क्या होता है कि जब नदी अपने युवा अवस्था में होती है तो बड़े बड़े पहाड़ों को भी काट के निकल जाती है और आई आकार की घाटी बनाते हुए, मतलब ऐसे लगेगा बस खाली दर्रा है, तो आई आकार की घाटी जो बनाते हुए निकलती है उसे वो कैनियन कहते हैं, ठीक है। तो एस्चुअरी नहीं बनाती है, बाकी सारी चीजें बनाती है नदी अपने युवा अवस्था में। रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है? तो रुधिर मतलब ब्लड के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहते हैं? ये कहते हैं हम WBC को। किसको कहते हैं? WBC, श्वेत रुधिराणु को। इसको लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर के बॉडीगार्ड्स कहे जाते हैं, सोल्जर कहे जाते हैं। इनको आप ध्यान रखें, इनका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन होता है। ये हमने डिटेल में चर्चा किया था संडे क्लास में, और भी इसके बारे में बहुत सारी चीजें हमने बताई थी कि इसमें 60 से 70% न्यूट्रोफिल मिलता है, बहुत सारी चीजें बताई थी हमने। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी ही चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे शरीर में धमनियों का क्या काम है? देखिए, हमारे शरीर में 2 चीजें आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगी। कौन कौन? एक होता है धमनी और एक होता है सिरा। तो धमनी को इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी और सिरा को कहते हैं वेन्स। वेन में जो आपको ऊपर में दिख रही है, जैसे हाथ पे आप देखेंगे तो हरा हरा कुछ लाइंस नजर आएगा, ब्लू ब्लू जैसा, हरा हरा जैसा, वो वेन होता है। और आर्टरी जो होता है वो एकदम नीचे होता है, अंदर में होता है। आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त कहने का मतलब जिस रक्त में ऑक्सीजन होता है वो रक्त हमारा आर्टरी में बहता है, मतलब धमनी में बढ़ता है, ठीक है। धमनी तो कहने से धनी जैसा सेंस आ रहा है। धनी उसको कहते हैं जिसके पास बहुत सारा धन हो, इसमें बहुत सारा ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन से धनी है ये। तो धमनी में कौन सा रक्त बहेगा? जिसमें ऑक्सीजन है। और सिरा में कौन सा रक्त बहेगा? जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। मतलब जो रक्त वापस लौट करके आता है हमारे हृदय तक, वो आता है किसके जरिए? सिरा के जरिए। और जो हृदय से निकल के पूरे शरीर तक जाता है वो जाता है धमनी के जरिए। लेकिन इसका 2 अपवाद है। ये अपवाद क्या क्या है? जहां पे उल्टा काम करेगा, मतलब सिरा जो होगा धमनी काम करेगा, धमनी जो होगा सिरा काम करेगा। ये आपको कहां बताएंगे? संडे क्लास में।
तो कौन कौन संडे क्लास में आ रहा है जरा कमेंट सेक्शन में बताएगा, ठीक है, क्योंकि उस दिन में मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं, तो आपको आना ही पड़ेगा, नहीं आएंगे तो आपका लॉस होगा, समझ रहे हैं। तभी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर मैं संडे को आऊंगा, ऐसा आप लिख के बताइए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारे शरीर में धमनियों का क्या काम है, तो धमनियां हृदय से रुधिर का वहन करती हैं, हृदय से रुधिर का वहन करती हैं, ठीक है, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमने आपको बहुत सारा चीज के बारे में बताया। बढ़ते अगले प्रश्न की, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था, ये भी हमने उस दिन बताया था 1942 में, ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। WTA चेन्नई ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है लिंडा फुविटोरवा ने, लिंडा फुविटोरवा, इनका नाम याद रखेंगे। इन्होंने WTA चेन्नई ओपन 2022 का एकल खिताब जीता है, मतलब सिंगल वाला जो खिताब था ये लिंडा फुविटोरवा ने जीता है। बढ़ते हैं आगे। किस राज्य में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, तो ये नागा मिर्च महोत्सव जो है ये नागालैंड में आयोजित किया गया, ठीक है। फिर एक आता है काला नमक महोत्सव, ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। इस तरह से बहुत सारे महोत्सव होते हैं। ओरछा महोत्सव ये आपका मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो बहुत सारे महोत्सव जो होते रहते हैं, इसको मैं क्लास में ऐसे कराता हूँ, करंट अफेयर का सेशन भी लेता हूँ मैं संडे क्लास में, तो उस दिन आप आना ना भूलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। अच्छा, बल्क ड्रग पार्क मतलब वहां पे ड्रग मतलब होता है वो नशा वाला ड्रग नहीं, दवाइयां जो होती है उनको भी ड्रग कहते हैं। तो इन दवाइयों को भारी मात्रा में वहां पे स्टोर किया जाएगा और वहीं से उनका मतलब अलग अलग जगहों पे पहुंचाया जाएगा, तो इसी को कहते हैं बल्क ड्रग पार्क। तो ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में खोला जाना है। हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ वाला जो आपको इलाका दिख रहा है, इस इलाके में आप यदि जाएंगे तो आपको बहुत सारी फैक्ट्रियां मिल जाएंगी, किसकी, जानते हैं, दवाइयों की, ठीक है। तो वहीं पे बल्क ड्रग पार्क बन रहा है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 26 बौद्ध गुफाओं की सूचना दी है। यह किस राज्य में है, तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी आपको पता होगा मध्य प्रदेश में है। वहीं पे 26 बौद्ध गुफाओं के बारे में ASI ने सूचना दिया है अभी, ठीक है। प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। एक विषाणु जो बैक्टीरिया को खाता है वो क्या होता है, उसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम होता है, बैक्टीरियोफेज। और यही बैक्टीरियोफेज गंगा के पानी में मिलता है। गंगा नदी का जो पानी है उसको गंगा नदी को पवित्र माना जाता है। क्यों, क्योंकि गंगा नदी का पानी यदि आप वर्षों तक भी बोतल में भर कर रख देते हैं तो उसमें गंध नहीं आती है, पानी सड़ता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जो क्या करता है कि बाकी जो बैक्टीरिया उस पर अटैक करते हैं उस पानी पे खराब करने के लिए, उनको यह खा के खत्म कर देता है। क्लियर, तो बैक्टीरियोफेज इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। HIV मतलब होता है वो एड्स वाला वायरस है, ठीक है। निम्नलिखित आहार श्रृंखलाओं में कौन सी आहार श्रृंखला मनुष्य को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करेगी। देखिए, अब आपको मैं यहाँ पे एक जानकारी दे दूं, बहुत जरूरी जानकारी है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अधिकतम ऊर्जा इंसान को तब मिलती है, इसके लिए एक नियम दिया था लिंडेमान ने, एक वैज्ञानिक थे लिंडेमान। उन्होंने कहा कि यदि आप किसी चीज को खाते हैं तो जानते कितना एनर्जी आपके पास आएगा, जितना उस जीव के पास एनर्जी है उसका 10% एनर्जी आपके पास मात्र ट्रांसफर होगा। जैसे मान लीजिए कि आप अभी भूखे हैं और आपने एक मुर्गा खाया, सपोज एक चिकन खाया, तो चिकन का जितना एनर्जी था, मान लीजिए उसके पास 100 कैलोरी ऊर्जा होगा चिकन के पास, तो उसमें से आपको जानते हैं कितना मिला, मात्र 10 कैलोरी। और यदि मान लीजिए हम एक ऐसा फूड चेन बनाएं, जैसे मान लीजिए एक गेहूं का पौधा है, उस गेहूं के पौधे को एक बकरी खाई और बकरी को एक शेर खा गया, ये अप्रोप्रिएट है, ठीक है। बकरी को एक शेर खा गया, तो ये ऊर्जा कैसे कैसे बटेगी ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए उस गेहूं में 100 कैलोरी ऊर्जा है, कितना है, 100 कैलोरी ऊर्जा, तो उसका मात्र 10% किसको ट्रांसफर होगा, बकरी को। बकरी को कितना मिला, 100 का 10%, 10 कैलोरी। और बकरी को कौन खाया, शेर। तो शेर, बकरी के पास जितना एनर्जी था वो अपने आप में 100%, और उसका 10% कहां जाएगा, शेर के पास। तो 10 इसका 100% है, तो 10 का 10% कितना, 1। तो 1 कैलोरी ऊर्जा किसके पास जाएगी, शेर के पास। मतलब जैसे जैसे ऊर्जा का स्तर गिरते जाएगा, मतलब श्रृंखला बढ़ते जाएगी, वैसे वैसे ऊर्जा का स्तर 10% ऐसे होकर विस्तार होता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, ये नियम किसने दिया था, लिंडेमान ने। और एक चीज और ध्यान रखिए कि ऊर्जा का स्तर जो है वो 10% करके जाता है, और जहर यदि खा ले, मान लीजिए पौधे में जहर हो तो जहर पूरा 100% फैलता है,
तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, जहर पूरा चल जाएगा, लेकिन यदि एनर्जी जाने की बात होगी तो मात्र 10% जाएगी। क्लियर? तो ये चीज जिसको आज पता चला होगा आज पहली बार, वो कमेंट सेक्शन में कुछ लिखे, तारीफ में चंद लाइनें। एक किसी का हमने देखा था कमेंट, उसने लिखा था कि सर के तारीफ में चंद लाइनें, बस यही लिख के छोड़ दिया था। चलो कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने समझा कि ऊर्जा का स्तर कैसे कैसे गिर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से किसमें सबसे अधिक ऊर्जा मनुष्य को मिलेगा। देखिए मनुष्य को ऊर्जा सबसे अधिक किसमें मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए सूक्ष्म जलीय पादप, इसको खाया सूक्ष्म जलीय जंतु, तो यहाँ पे था मान लीजिए 100 से यहाँ कितना मिला, मात्र 10। यहाँ से जाएगा मछली को, तो मछली को मिलेगा 1 एनर्जी, और 1 से जब मनुष्य को जाएगा तो 0.1 मिलेगा। समझ रहे हैं? लेकिन यदि अनाज जो है उसमें 100% ऊर्जा है और मनुष्य सीधे अनाज को खाता है तो उसको यहाँ एनर्जी मिलता है 10। समझ रहे हैं? तो सबसे अधिक एनर्जी ऑप्शन ए में मिलेगा यदि मनुष्य अनाज खाएगा तो। क्लियर? ये चीज आपको समझनी होगी कि एनर्जी का लेवल जो होगा वो पहले से 10%, फिर अगले वाले में उसका 10%, फिर अगले वाले में उसमें 10% जाता है, तो सबसे अधिक एनर्जी यहाँ पे उसको मिल जाएगी। तो यहाँ से कई लोगों को मन में एक विचार उठ रहा होगा, उसके पहले मैं एक क्वेश्चन दाग देता हूं, देखता हूं उसका आंसर कौन कौन देता है। एक इंसान अनाज खाता है और दूसरा इंसान चिकन खाता है, या फिर मान लो मटन खाता है, बकरी, ठीक है, तो एनर्जी किसको ज्यादा मिलेगी? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखता हूं कितना लोग वैज्ञानिक सोच रखते हैं इस क्वेश्चन के प्रति। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा, फिर से सुनिएगा कि एक इंसान सीधा मतलब चावल दाल ये सब खा रहा है, मतलब सीधा अनाज खा रहा है, और दूसरा इंसान मटन खा रहा है, तो एनर्जी किसको ज्यादा मिलने वाली है साइंटिफिक तरीके से आप बताएंगे, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति किसके घटकन से निकलती है? ये हमने बहुत बार बता दिया आपको, H2O से। ठीक है, जल अणु से O2 निकलता है, ठीक है, ऑक्सीजन निकलता है। विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? देखिए इस चीज को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी बनी हुई है, इसको मैं एक बार क्लियर करूं। यदि खनिज तेल कहे सबसे बड़ा उत्पादक, तो सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा आपका कौन? सऊदी अरब। सबसे बड़ा उत्पादक कौन? सऊदी अरब। लेकिन सबसे बड़ा भंडार कहे कि सबसे ज्यादा भंडारित कहां है, सबसे ज्यादा रखा कहां हुआ है, तो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला कहां पड़ता है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, उसमें वेनेजुएला, उसके पास भंडार बहुत अधिक है, लेकिन अमेरिका ने उस पर बैन लगा रखा है कि आप निकाल नहीं सकते हैं, पेट्रोल डीजल सब निकाल नहीं सकते हैं, तो बेचारा फंसा हुआ है उस चक्कर में। लेकिन सऊदी अरब ऐसा कोई बैन नहीं है, तो सबसे अधिक उत्पादित कौन करता है? सऊदी अरब। ठीक है, ये दोनों चीज आप क्लियर रखेंगे। और नेचुरल गैस की जब बात करेंगे तो ये सबसे अधिक उत्पादित कौन करता है? रशिया। तो ये तीन चीजें जो हैं आप क्लियर रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत सरकार के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन उच्चतम न्यायालय उसे मौलिक अधिकार बताया है? देखिए उच्चतम न्यायालय का कहना है कि जितने भी इस देश के नागरिक हैं सबके पास अपना घर होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि 19D में कहा गया है कि सब कोई अपना मतलब इधर उधर जा सकता है, और ई में कहा गया अपना घर बना सकता है। तो घर बना सकता है तो आप उसको मौलिक अधिकार तो दिए नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये अधिकार एक है कि आप घर सबका होगा। ठीक है, और इसी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको घर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है अस्थायी आवास का अधिकार ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये कहीं भी आपके संविधान में लिखा हुआ नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा इनमें से किसमें उपलब्ध है? तो ये IMF के पास है। किसके पास है? IMF के पास। IMF की स्थापना होती है, अच्छा IMF की स्थापना आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, 2 ऑप्शन देता हूं, 1945 कि 1947, क्योंकि मैंने संडे क्लास में इसके बारे में बताया था IMF के बारे में। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, सॉरी वाशिंगटन DC में। तो आप बताएंगे कि इसका मतलब स्थापना कब हुआ था। और SDR इसके पास है, इसको बोलते हैं विशेष आहरण अधिकार। किसके पास सुविधा है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास। ठीक है, और IBRD इनका पेरेंट संस्था है। IBRD इसी से निकल के बना कौन कौन? एक तो बना वर्ल्ड बैंक और दूसरा बना IMF। पेरेंट संस्था कौन हो गई? IBRD, इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये जो प्रश्न होंगे ये आज आपने जो सेट लगाया है डे 10 का, उसके प्रश्नों के सॉल्यूशन अब मैं देने वाला हूं। ठीक है, तो यहां तक यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना। मैं देखता हूं कि लोग देखते हैं 300-400 और लाइक होता है 30-40 को, तो कोई बैर हो तो वो भी बता दो,
उसको भी दूर किया जाएगा। चंबल नदी स्थित पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? देखिए चंबल नदी पर जो जलाशय स्थित है उसको हम जानते हैं गांधी सागर के नाम से। किस नाम से? गांधी सागर के नाम से। चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाके से बहती है। चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन हो जाएगी? तो एक तो पार्वती है, ब्यास है और कुछ कुछ नदियां हैं, ठीक है। ब्यास नहीं है लेकिन पार्वती जरूर है, ठीक है। तो इसको आप याद रखें क्योंकि पार्वती हमको कहीं एग्जाम में मिला था, तो पार्वती को जरूर याद रखेंगे। ये चंबल नदी प्रसिद्ध जलाशय किस नाम से जानते हैं? गांधी सागर के नाम से, ठीक है। गोविंद सागर जो जलाशय है ये मिलता है कहां पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय माना जाता है। अपने देश का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय गोविंद सागर, तो इसको भी याद रखेंगे। इनमें से कौन से जोड़े का मिलान सही है? देखते हैं कौन कौन सा मिलान सही है। तो देखिए यहां पे झरिया कोयला ये बिल्कुल सही है। झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। झरिया कहां पड़ता है? यहाँ झारखंड में, ठीक है। तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है धनबाद के पास। लेकिन नवेली जो है ये लौह इस्पात के लिए नहीं, नवेली में थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट मतलब कोयले से बिजली बनाया जाता है। राउरकेला जो है यहाँ पे लौह इस्पात का संयंत्र है। हजारीबाग जो है ये भूरा कोयला आ सकता है, लेकिन मिलान सही है। झरिया कोयला ये बिल्कुल सही है, बाकी चीजें सही नहीं दिख रही हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? देखिए इंसुलिन हार्मोन के बारे में हमने संडे क्लास में डिस्कस किया था, इसको अब ज्यादा नहीं करेंगे, इसका आंसर भी नहीं देंगे। देखते हैं आप में से कितने लोग इसका आंसर देते हैं। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? किस कोशिका से? अल्फा से कि बीटा से कि गामा से, ठीक है। हमने इसके बारे में डिटेल बताया है, 3-4 दिन बताया है, आज नहीं बताऊंगा। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो है इसके बारे में हमने उस दिन डिस्कस किया था। इसका याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध हैं। अच्छा, लाला लाजपत राय इनको किस नाम से जाना जाता था? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? गोविंद तृतीय को राष्ट्रकूट वंश का महान शासक माना जाता है। एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें एलोरा की जो गुफाएं हैं उनको बनाने और नक्काशी वगैरह का जो श्रेय जाता है वो राष्ट्रकूटों को ही जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रकूट के बारे में आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? अभिनव भारत के संस्थापक थे वीर सावरकर। अभिनव भारत एक संस्था है जिसके संस्थापक कौन थे? वीर सावरकर थे। पढ़ते हैं आगे। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये प्रस्ताव दिया था जयप्रकाश नारायण ने। और जयप्रकाश नारायण जो है ये बिहार से ही बिलोंग करते थे। इन्होंने छात्र नेता से अपने जीवन का शुरुआत किया था, मतलब कैरियर का शुरुआत, और ये नेता बहुत अच्छे माने जाते थे। तो जयप्रकाश नारायण ने ही दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव दिया था। मतलब कोई दल नहीं रहेगा, बीजेपी कांग्रेस सब दल है ना, इन्होंने कहा था कोई दल नहीं रहेगा, बस ऐसे ही सरकार चलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश सबसे पहले समझना होता है कि विनिवेश को क्या कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? इसको निजीकरण कहते हैं। विनिवेश मतलब होता है कि यदि सरकार, मान लीजिए जैसे अभी आपने देखा होगा, लाइव एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे LIC थी। LIC सबसे बड़ी संस्था है फाइनेंस की, ठीक है, इंडिया में। तो सरकार ने क्या किया कि उसका रेट लगाया पहले कि पूरे LIC में जितना भी धन जमा है वो पूरा है कितना। फिर सरकार ने कहा कि जब इतना धन है इसका 10% जो है ये हम लोगों के बीच में बेचेंगे। तो जो सरकारी चीजों का मूल्य लगा करके उनमें से कुछ हिस्से को लोगों के बीच में बेचना है। किस रूप में बेचा उसने? तो शेयर मार्केट में लिस्टेड करके उसको लोगों के बीच में बेचा गया। तो सरकारी चीजों को उनका शेयर के रूप में उतार देना ही क्या कहलाता है? विनिवेश। मतलब उनको बाजार में ला देना, पब्लिक के बीच में ला देना सरकारी चीजों का कुछ हिस्सा, उसी को विनिवेश कहते हैं। और विनिवेश होने से क्या होता है? निजीकरण होता है, ठीक है। इसीलिए लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं कि ये सरकारी से प्राइवेट हो जाएगा। एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित होता है? स्टेथोस्कोप उसको कहते हैं इसका उपयोग वो लोग करता है, ऐसे आपके बुखार सर्दी होता है ऐसे आला लगाता है ना, ऐसे सटा के कान में सुनते रहता है, उसी को बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो वो काम करता है ध्वनि तरंगों के बहुपरावर्तन पर, यानी कि उससे टकरा करके आपके यहाँ पे
धड़कन के पास लगाता है, यहाँ धक 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 हो रहा है ना, तो ये धक धक की आवाज जब उसमें जाती है ना, तो उसमें बहुत बार टकरा टकरा के जाती है, वही उसको सुनता है और देखता है कि आपका धड़कन जो है सही मतलब चल रहा है कि नहीं, फिर पल्स चेक करता है। तो ये बहुपरावर्तन पे ये निर्भर करता है। कि सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था, तो स्वयं को सच्चा पातशाह कहा था किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह। कीमत स्तर के साथ मुद्रा का मूल्य कब परिवर्तित होता है? तो ये प्रतिलोम अनुपात में परिवर्तित होता है, इसको याद रखेंगे। ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा साफ होता है? इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। चीजें डिटेल में करने से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो आप लोग सब्र से इस वीडियो को देखेंगे, लंबा होने के बावजूद भी, क्योंकि इसमें आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। तो ये साइंस का बहुत अच्छा प्रश्न है, ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों साफ रहता है? देखिए साफ ज्यादा करे, जैसे कपड़ा यदि आपका पूरा गंदा हो गया हो, आप घर में देते हैं मम्मी को धोने के लिए, अपने तो कुछ समझ में आता नहीं, मम्मी को दोगे, तो मम्मी को जब आप कपड़ा धोने देते हो, मम्मी कहती है बहुत रिठवा दिया है ना, पूरा एकदम कचचा दिया है गंदा। तब क्या करती है? गर्म पानी लेती है, उसमें आपका कपड़ा डाल के कुछ देर रहने देती हैं, फिर उसमें साबुन सरफ मार मार के उसको साफ करती हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये गर्म पानी जो होता है, जिस किसी भी द्रव को यदि आप गर्म करेंगे तो गर्म होने से उसके जो बीच का पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। और पृष्ठ तनाव कम होने का मतलब कि वो चीज फैलेगा ज्यादा। पृष्ठ तनाव कम हुआ मतलब वो अधिक फैलेगा, और फैलेगा तो पानी जो होगा वो गंदगी के अंदर तक घुस घुस के उसको खींच करके बाहर लाएगा। समझ रहे हैं? गंदगी पूरे कपड़े में अंदर तक एकदम घुस गया है, तो अंदर से जब निकलेगा तब ना कपड़ा साफ होगा जी। तो जब गर्म पानी डालेंगे तो गर्म पानी क्या होगा? पृष्ठ तनाव कम रहेगा, तो तुरंत अंदर घुस जाएगा और घुस करके वहां से खींच करके गंदगी को बाहर लाएगा। तो अब आपके लिए एक और प्रश्न है कि आपको चाय या फिर सूप गर्म पीना क्यों पसंद है? आप चाय या सूप गर्म क्यों पीते हैं, ठंडा क्यों नहीं पीते हैं? ठीक है, इसका आंसर आप जरूर देंगे, वो भी इसी चीज से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गर्म पानी में पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है, जिस कारण से वो अच्छे से कपड़े को साफ कर पाता है। जब किसी गैस को सम्मानित दाब में रखकर विद्युत विसर्जन किया जाता है, तब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से उत्पन्न किरण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैथोड रे। क्या कहते हैं? कैथोड रे। और इसी कैथोड रे को यदि हम किसी भारी धातु पर टकराते हैं, जैसे टंगस्टन पर टकराएंगे, तो इसमें से क्या निकलेगा? एक्सरेज निकलेंगे। क्या निकलेंगे? एक्सरे। और एक्सरे की खोज किसने की थी? रंजन ने किया था। एक्सरे की खोज किसने की थी? रंजन ने। इसी एक्सरे की खोज रंजन ने किया था। बढ़ते हैं आगे। सूर्य से जो किरणें आती हैं उनमें परावैंगनी किरणें होती हैं। जुलाई 2022 में प्रणय वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? देखिए, अब आपको एक चीज समझना होगा, राजदूत किसको कहते हैं? भारत का जिस भी देश के साथ संबंध होता है, चाहे वो राजनयिक या फिर व्यापारिक या किसी तरह का संबंध, तो वहां पे भारत को, अपने पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आदमी को रखा जाता है। ठीक है, वो एक IFS अधिकारी होता है, वो राजदूत कहलाता है। तो पूरे देश को वहां रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हर समय समय पर हर एक देश में हमारे राजदूत रहते हैं और बदले भी जाते हैं। तो ये करंट अफेयर के रूप में आपसे पूछ लिया जाता है कि किस देश में कौन से राजदूत हैं, और जो राजदूत एक साल के अंदर बदले होते हैं उन्हीं के बारे में खास करके पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा गया आपसे किसके बारे में? प्रणय वर्मा के बारे में। प्रणय वर्मा कहाँ के राजदूत हुए हैं 2022 में? तो बांग्लादेश के राजदूत ये नियुक्त किए गए हैं। कौन? प्रणय वर्मा, बांग्लादेश। याद रखेंगे। किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया SSI पहल लॉन्च किया है? तो स्टार्टअप स्कूल इंडिया जो पहल है, ये हमने अपने करंट अफेयर के सेशन में कराया था। इसको मैं रोक कर रखता हूं, देखता हूं कितने लोग सही आंसर देते हैं। स्टार्टअप स्कूल इंडिया, ये किसका मतलब किसका पहल है? यदि आपको पता है तो आप तुरंत आंसर लिखें, नहीं पता है तो क्या करेंगे? गूगल में टाइप करेंगे, आपके पास तो है, और फटाफट टाइप कीजिए, वहां से निकालिए आंसर और फटाक से यहाँ टाइप कीजिए। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लोग कॉपी पेस्ट या कितने लोग टाइप करते हैं। भारत में सबसे अधिक आर्द्रभूमि साइट्स, जिसको रामसर साइट्स कहते हैं, किस राज्य में है? तो ये सबसे अधिक आपको देखने को मिलेंगे तमिलनाडु में। सबसे अधिक इसको कहां देखने को मिलेंगे? तमिलनाडु में। इनको रामसर साइट्स क्यों कहते हैं? देखिए, ईरान में एक जगह है रामसर। ठीक है, तो रामसर में ही इसके लिए कन्वेंशन साइन किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आर्द्रभूमि होते हैं, मतलब दलदली क्षेत्र, यहाँ पे हमेशा पानी लगा रहता है, उन भूमि को भी बचाना सरकार की जिम्मेवारी होती है। तो इसके लिए रामसर कन्वेंशन के अंदर ये चीजों को रखा गया था।
और इस पे साइन किया गया था। इंडिया बाद में उसमें शामिल हुआ था 2000 वर्षों के बाद, ठीक है। तो इसमें मैं डिटेल बताऊंगा संडे के क्लास में, ठीक है, रामसर साइट्स के बारे में कि कितने हैं अभी, किस राज्य में कितने हैं, नए कितने जुड़े। तो ही फिलहाल याद रखिए कि सबसे अधिक कहाँ पे है, तमिलनाडु में। क्लियर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो ओलंपिक 2024 जो है ये जापान में किए जाने की घोषणा, सॉरी फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 का जो ये है ओलंपिक की घोषणा की गई है, जिसको आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन का जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन में ये शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष को। अच्छा, इसके साथ 2 शब्द और जोड़े गए थे, जबकि प्रस्तावना में 2 शब्द और, मतलब 3 शब्द कुल जोड़े गए थे। तो एक तो हो गया धर्मनिरपेक्ष, और 2 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। क्लियर। और इसके बाद हुआ था 44वां संविधान संशोधन। यह भी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पे ही हुआ था इंदिरा गांधी सरकार में, और उसमें लोकसभा का कार्यकाल पहले 6 वर्ष था, तो 44वां संविधान संशोधन करके और उसको 5 वर्ष किया गया था। क्लियर। तो आप बातों को याद भी रखेंगे। आप बताएं कि 42वें संविधान संशोधन में एक तो धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, और इसके अलावा 2 वर्ड्स और थे, वो कौन कौन थे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। देखते हैं आज कितने लोग आंसर देते हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपको हमने बहुत कुछ बताया है, तो उस आधार पे आप कितना आंसर देते हैं ये भी देखने वाली बात होती है। और मैं देखता हूं आप लोग आंसर देते हैं, बहुत खुशी होती है कि चलो कुछ बताएं तो उसका मतलब प्रतिफल हमें देखने को मिल रहा है। भारत की आकस्मिक निधि ये किसके लिए होती है? देखिए, आकस्मिक कहने का मतलब ही होता है कि इमरजेंसी फंड है ये, ठीक है, और जरूरत पड़ने पे इसको यूज किया जाएगा। तो कह रहा है कि भारत की आकस्मिक निधि जो है ये संकट के लिए रखी गई धनराशि होती है। किसके लिए रखी गई होती है? संकट के लिए रखी गई धनराशि होती है, और ये राष्ट्रपति आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि को कहते हैं आकस्मिक निधि। जैसे अभी कोरोना आ गया था, तो कोरोना आया तो हमने इसके लिए तो फंड बना के नहीं रखा था, ना ही किसी तरह का पैसा अलग से रखा गया था, तो ये इसी फंड से निकाला गया। जैसे ही किसी तरह की इमरजेंसी आती है देश पे, तो राष्ट्रपति की अनुमति से ये पैसा निकाल करके देश में लगाया जाता है, ठीक है। तो इसी को आकस्मिक निधि कहते हैं। और भी कुछ निधियां हैं, जैसे एक संचित निधि होता है, ठीक है। संचित निधि का उपयोग जितने भी बड़े पोस्ट के लोग हैं, ठीक है, संवैधानिक पोस्ट के लोग, जैसे जज वगैरह वगैरह, इन लोगों को कहां से पैसा मिलता है? जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन लोगों का जो पेमेंट होता है या फिर जजों का पेमेंट, वो संचित निधि से मिलता है। देश में कितना भी संकट आ जाए, लोग भूखे क्यों न मरने लगे, इन लोगों का पैसा, पेमेंट का पैसा इन लोगों का नहीं रुकेगा। बाकी लोग का रुक सकता है, लेकिन जज और ये जो हो गए जितने भी सांसद वगैरह वगैरह हैं, इन लोगों का पैसा नहीं रुकेगा, इन लोगों का पैसा वहां से आता है, समझ गए, संचित निधि से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।